नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए आप अपने सारे लक्ष्य पूरे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लक्ष्यों के हिसाब से अपने निवेश को बांटें और सही तरीके से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। तो क्या होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और कैसे कर सकते हैं सही निवेश? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्या सिर्फ बाजार में गिरावट के दौरान निवेश करना सही होता है? चढ़ते बाजार में क्या है ज्यादा फायदेमंद, एसआईपी या फिर एकमुश्त निवेश? क्यों एचडीएफसी एएमसी के ज्यादातर इक्विटी फंड कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? और फंडनामा में आज हम जानेंगे पोर्टफोलियो को रिव्यू कब और कैसे करें। और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर वीरेश पटेल। वीरेश, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कैसे हैं आप? बढ़िया है एकदम, थैंक यू। चलिए यहाँ पे हम पहला सवाल ले लेते हैं। संटू मंडल जी हमारे साथ हैं। संटू जी। यस, आई एम संटू मंडल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जान के बहुत खुशी हुई सर। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? आई हैव हर्ड and read that SIP is nothing but a discipline. It is not a system. जी सर। मेरा 2 क्वेश्चंस है। हाँ, बताइए। मार्केट जब गिरता है तो तब SIP करने से SIP वालों को कोई फायदा नहीं होता। एंड नंबर 2, the SIP investor will also lose if the market rises sharply and then correct. ओके। Then हाँ बोलिए। which is better, SIP और lump sum? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब बाजार गिरता है तो एसआईपी करने वालों को फायदा नहीं होता है संटू जी? नहीं, बाजार गिरता है नहीं, बाजार जब उठता है फिर गिरता है। अच्छा, तो फायदा नहीं होता है। इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा होता है एसआईपी के ज्यादा, एसआईपी इन्वेस्टर्स के ज्यादा। अच्छा, ओके। ये आपका पहला सवाल है। और भी कोई सवाल है इसके अलावा? हाँ, ये एसआईपी इज ऑल्सो ए लंप सम इन्वेस्टमेंट इन एवरी मंथ। ओके। Then if the market goes down, if I make lump sum investment in deep market, then how to rebalance? And what is the strategy to invest in a down market? ओके सर। How to invest in staggered manner? Meaning 200 बेसिस गिर गया तो आप क्या करें? अच्छा, ठीक है, समझ गए हम आपका सवाल सर। वीरेश, मुझे लगता है कि संटू जी टाइम करना चाहते हैं बाजार को। हालांकि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू बाजार में निवेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टाइम करना चाह रहे हैं और इसलिए वो बाजार के चढ़ने उतरने से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब कोई इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के सवाल पे हम बात करते हैं। तो संटू जी एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लग रहे हैं कुछ अच्छी हद तक। एंड वो एकदम करेक्ट है कि लमसम से ज्यादा एसआईपी का इम्पैक्ट अलग होता है। ओनली थिंग इज, अगर उनका सवाल है कि मैं होल्ड करके रखूं, एसआईपी चालू रखूं, मुझे लगता है एसआईपी ऐसे ही चालू रखना चाहिए अनलेस एंड अनटिल इन्वेस्टर जो है या संटू जी है ये वेल इन्फॉर्म्ड और वेल सेल्फ अवेयर इन्वेस्टर है। नहीं तो इमोशंस की वजह से टाइम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन दैट केस आई वुड से एसआईपी कंटिन्यू रखिए। एंड सेकंड थिंग इज, लमसम वर्सेस एसआईपी, ये कोई खाली रिटर्न्स की बात नहीं होती, ये कोई सरप्लस कैसे अवेलेबल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप टाइम कर सकते हैं, आपको लग रहा है इमोशंस प्ले नहीं करेंगे, तो आप एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं। बट आई हैव सीन कि अगर विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर ये होता है तो ओनली 2% सेल्फ इन्वेस्टर्स कैन डू दिस। ओके। तो बेटर इज कि आप खाली चालू रखिए और निवेश ऐसे ही चालू रखिए। अगर लॉन्ग टर्म अवधि है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे भी वीरेश, एसआईपी में यही फायदा है कि आपको बढ़ते बाजार और गिरते बाजार में जब आप लगातार निवेशित रहते हैं
तो जो वो एवरेज आउट हो जाता है, जो आपको कॉस्ट कहते हैं, जो आप निवेश जितने में आप खरीद रहे हैं वो एवरेज आउट हो जाता है, जिससे आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा दिखता है। और किसी भी वक्त आप निवेश कर रहे हैं, अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं और आपका नज़रिया कम से कम 7 साल का है या 8 साल का है, तो ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन से निवेश करना शुरू किया है उसके बाद अगले 7 साल तक बाजार एक ही डायरेक्शन में रहेगा, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो कई दफ़ा ऊपर नीचे होगा बाजार, और उस वक्त पर हर उतार हर चढ़ाव पे अपने निवेश को निकालना और फिर से रीइन्वेस्ट करने के लिए मौका तलाशना, ये अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम भी हो जाएगा। करेक्ट। तो ये खाली एक आम डायरेक्ट इन्वेस्टर नहीं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि उनके खुद के इमोशंस यहाँ पर काम करते हैं जी। तो एक आम निवेशक को ये कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे खुद के इमोशंस एंड फिर जो आउटसाइड नॉइजेस है ये बहुत काम करते हैं। ओके। और फिर अगर नीचे गया मार्केट तो ज्यादातर आवाज सुनाई देता है कि और नीचे जाएगा या होल्ड करिए, और एक आम निवेशक मार्केट स्टेबलाइजेशन के लिए रुक जाता है, जबकि वो इधर साइड पे चला जाता है। तो आइडियली एसआईपी कंटिन्यू ही रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर संजीव कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। संजीव जी नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर संजीव, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस मैडम, आ रही है मैडम। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय क्वेरी रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड ऑफ IDMFC स्टर्लिंग फंड। ओके, आपने इसमें निवेश किया हुआ है पहले से? यस मैडम, लास्ट 3.5 ईयर से मैं इसमें SIP करवा रहा हूँ, और लेकिन देख रहा हूँ कि ये फंड जो है जितना पैसा जमा किया हूँ उससे काफी पीछे उसका प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, ये बताइए संजीव जी कि कितना और आपके पोर्टफोलियो में कितना, कौन कौन से फंड्स हैं? मैडम मेरे पोर्टफोलियो में SBI का ब्लू चिप फंड है, SBI का फोकस इक्विटी फंड है, स्टैंडर्ड कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, SBI का मल्टी कैप फंड है, फिर SBI का ही मतलब कई तरह का स्मॉल कैप 3-4 बार SIP शुरू किया हूँ, उसमें भी है। उसके अलावा मैडम फोकस इसका है स्टर्लिंग फंड एक हो गया मैडम। इसके अलावा SDFC मिड कैप फंड है, और इसी तरह से मैडम और डेप्ट फंड में भी कुछ जो है SBI लिक्विड फंड में मतलब है। फिर उसके अलावा एक और जो फंड है, एक क्या कहता है ये जो है उसमें डाला गया है, उसमें भी मैंने सारा डेप्ट फंड में जितना पैसा है जिससे उसमें 75,000 जमा किया था वो दिखा रहा है 69,000। आपने किसी प्लान, एक मिनट संजीव जी, आपने किसी प्लानिंग के साथ निवेश किया था या फिर लोगों ने कहा आपसे या किसी ने कहा और आपने निवेश कर दिया? कुछ प्लान है? मैडम मैंने 2005 में शुरू किया था, तो 2008 में पैसा जब देखा कि बहुत घट गया तो मैंने तो उस समय निकाल लिया। उसके बाद सोचा कभी नहीं जमा करूंगा, लेकिन फिर से मैं 2017 में बहुत लोग के कहने पे फिर मैं करीब 28-29 हजार का SIP शुरू किया हूँ। अब जाकर के 32-33 हजार हो गया। उसके अलावा मतलब डेप्ट फंड में भी अलग से भी किया हूँ। अलग से किया हुआ है। आपको ना एक तो कहीं अच्छे आपके शहर में कोई एडवाइजर हो तो उनसे जरूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका निवेश बैंक जाते हैं ना, SBI में हम लोग का सैलरी अकाउंट है, तो बैंक मैनेजर आपको एडवाइजर नहीं, आपको वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे, एडवाइजर नहीं मिलेंगे। दोनों में फर्क होता है। बैंक मैनेजर स्वयं है तो सजेस्ट करने लगते हैं कि ये अच्छा है सर। और हालांकि मैं देख रहा हूँ कि SBI का जितना लिया वो रिलेटिवली कोई डाउन नहीं है। बाकी कुछ जो मैं ये समझा रही हूँ बस आपको कि ये पोर्टफोलियो बनाने का तरीका ये सही नहीं है। आप सही डायरेक्शन, आपने अच्छा एसेट क्लास चुना है इक्विटी, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, जिस तरीके से पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो सही नहीं है। IDFC स्टर्लिंग फंड एक वैल्यू फंड है, परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों? अगर खराब है तो क्यों? ओके, सो डॉक्टर साहब पहले तो प्लीज स्वाति जी को आप फॉलो करिए, उन्होंने जो बताया आपका तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको उतरना पड़ेगा मार्केट में। और रही बात ये IDFC स्टर्लिंग फंड की, इट्स अ वैल्यू फंड, ये एक वैल्यू फंड है और इसमें
मिड एंड स्मॉल कैप हैवी वाला फंड है ये। अच्छा। और जब से इनके जो फंड मैनेजर थे मिस्टर केनेथ अंड्राडे, ये जब से चेंज हो गए, इन्होंने जब से एग्जिट लिया है, ये पूरे फंड हाउस को और इस खास करके इस फंड को रिजल्ट बताने में टाइम लग रहा है, वो अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। और मुझे लगता है अगर आपके पास और 2 साल कम से कम है तो आप कंटिन्यू करिए। अगर आपका ये छोटा सा प्रोपोर्शन है पूरे ये 12-15 फंड में तो आप कंटिन्यू करिए प्लीज। ओके, तो संजीव जी फिलहाल इसमें जारी रखिए, लेकिन आप एक बार पूरे अपने पोर्टफोलियो को भी चाहे तो हमारे पास भी मेल कर सकते हैं, हम यहाँ पर आपको किसी एक्सपर्ट से उस पर राय दिलवा देंगे। ठीक है, मैं पूरा डिटेल भेज दूंगा जरूर एक बार। हाँ जी, ठीक, थैंक यू वेरी मच मैम। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर वीरेश पटेल। अगला सवाल रविंद्रनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। रविंद्र जी नमस्ते। आप बड़े परेशान हैं, HDFC में आप म्यूचुअल फंड में काफी निवेश था क्या? यस मैम, एक्चुअली रिलायंस, HDFC और ICICI के साथ, AMC के साथ इन्वेस्टमेंट है मेरा। मैं 2004 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे वाह। पहले तो अच्छा परफॉर्मेंस था, इन्हीं 3 AMCs का नाम आता था। इधर 5-6 वर्षों से इनका परफॉर्मेंस खराब है। मैंने तीनों को ही लिखा था मेल। तो रिलायंस ने तो मुझे अपना रिप्लाई दिया और उनके सीनियर मैनेजमेंट टीम से बात भी हुई। उन्होंने बताया मुझे कि उनका कुछ पास्ट में अच्छा ये नहीं रहा ट्रेंडी, जिसके कारण ऐसा हुआ। बट ही एश्योर्ड मी कि अगले 2-3 क्वार्टर में उनका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ICICI ने तो कोई भी जवाब भी नहीं दिया। और HDFC का कहना है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप वो देखिए, सीड और साई पढ़े। जब भी मैं लिखता हूँ उनका बस यही रिप्लाई आता है। वो अपने एडवर्टीजमेंट में कहीं ये नहीं बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू फंड मैनेजर रिस्क और म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू AMC रिस्क। वो केवल मार्केट रिस्क। मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो इनका परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों है? सेम पेयर ग्रुप का दूसरे फंड हाउस का परफॉर्मेंस बेहतर है सारी स्कीम्स में, इनका परफॉर्मेंस काफी खराब है। लिखने पे कोई जवाब नहीं देते हैं। ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन यही सच है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये बात, क्योंकि आप अगर इक्विटी में या फिर डेट में भी निवेश करते हैं तो वो बाजार की चाल पे बहुत हद तक निर्भर करता है, साथ ही फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज़ पे। HDFC AMC वीरेश, काफ़ी दिनों से कई बार दर्शकों ने हमसे पूछा है कि इस पर्टिकुलर AMC के इक्विटी फंड खासकर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। 1-2-3 क्वार्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 2-3-4 साल की बात हो गई है। आप एक्सपर्ट हैं, बताएं आपकी एनालिसिस क्या कहती है, क्यों यहाँ पर ये अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है? तो एक बार फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रविंद्रनाथ जी का ये स्टेटमेंट सुनकर कि ये एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है जी और सुलझे हुए है। खाली ये HDFC से रिलेटेड उनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा है। और मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूं कि HDFC एज अ फंड हाउस, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटेजी होती है इनकी। अच्छा। और अगर आप डिटेल में इनका पोर्टफोलियो देखेंगे सारी स्कीम्स का, तो ज्यादातर वेटेज इनका जो इक्विटी में है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या कंपनीज में ज्यादा रुझाव है। और अगर 3 साल में भी देखेंगे तो इनका वेटेजेस बढ़ा हुआ है, बढ़ रहा है। जबकि ये पिछले 3 से 5 साल में पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इनका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक निवेशक के लिए कॉल होना चाहिए कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज नीचे जा रही है और अगर फंड हाउस का ये व्यू है तो इसमें से निकल जाना या वेटेजेस कम करना बेटर होता है। और एज अ HDFC फंड हाउस इनकी वैल्यू स्ट्रेटेजी होती है, विच मीन्स कि लॉन्ग टर्म वो मान के चलते हैं कि निवेशक कम से कम 7 साल के लिए आ रहा है। ओके, तो इसकी कोई शिकायत कहीं नहीं की जा सकती है कि अगर आपने लंबे समय के लिए निवेश किया है, 2004 से निवेशित हैं और 2020 काफ़ी लंबा निवेश है इनका, और
जो इनका कहना है, ये कोई शिकायत कहीं पर फंड मैनेजर या फंड हाउस के बारे में की जा सकती है क्या, अगर ऐसा कुछ होता है, इतना इतना खराब अगर रिटर्न मिले तो? बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इसके ऊपर आज बात कर पा रहा हूँ आपके साथ और बता पा रहा हूँ। तो इसको निवेशक के राइट्स के एंगल से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंगल से थोड़ा सा समझते हैं जी। राइट्स उनके ये है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक जगह पर तैयार मिलने चाहिए किसी भी निवेशक को। और वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एडेंडम्स, फैक्ट शीट, एनुअल रिपोर्ट्स, ये सब निवेशक को मिलना चाहिए किसी भी हाल में किसी भी समय पर। दूसरा, इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ जाती है एक निवेशक की कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने या समझने हैं अगर ये खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और इसके साथ और एक चीज जुड़ जाती है कि आपको सुटेबिलिटी टेस्ट करना है कि आपका उसमें दिया जाता है रिस्कोमीटर, तो आपका रिस्क उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो जो अवधि है, मान लीजिए उस फंड का ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ अप्रिसिएशन इन लॉन्ग टर्म, ये अगर फंड का ऑब्जेक्टिव है और अगर मैं खुद एक निवेशक 3 साल के लिए निवेश कर रहा हूं तो मुझे वो फंड चूज ही नहीं करना है जी। तो इससे मुझे ये राइट्स और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसको पढ़ के समझने की और मैच करने की। उसके साथ दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और राइट भी आ जाता है कि मुझे फीस और कमीशंस और एक्सपेंसेस बहुत क्लियर पता होनी चाहिए। अगर मैं किसी निवेशक के डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम कर रहा हूँ तो क्या होगा और डायरेक्ट काम कर रहा हूँ तो क्या होगा। मुझे समय पर डिविडेंड्स भी मिलने चाहिए और साथ में स्कीम रिलेटेड जो भी चेंजेस है, अगर फंड मैनेजर चेंज हो गया या फिर फंड हाउस का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया या फिर वो होल्डिंग पैटर्न ये चेंज हो गया, तो ये मुझे बताना, एक निवेशक को बताना, ये फंड हाउस का जिम्मेदारी बनता है। और साथ में ये निवेशक का जिम्मेदारी बनता है कि उसको स्टडी करके अगर चेंज की जरूरत है, वो मैच नहीं हो रहा है जी, तो उस फंड से निकल कर आप दूसरा फंड चूज कर लीजिए। और यही आपको लेके यही बताता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ मतलब निवेश करके बैठ नहीं जाना है, हर कुछ वक्त पर उसको रिव्यू भी करना है। रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। तो फंडनामा में इस बार इस हफ्ते यही बात भी हम कर रहे हैं वीरेश की भाई कितनी फ्रीक्वेंटली आप रिव्यू करेंगे अपने पोर्टफोलियो को। 2004 से निवेश कर रहे थे हमारे दर्शक रविंद्रनाथ जी और 2020 में भी वो अभी कंप्लेन कर रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि भाई मेरा रिटर्न क्यों ख़राब इतना दिख रहा है। तो अगर वो कुछ वक्त पर रिव्यू करते अपने पोर्टफोलियो और सही वक्त पे कुछ चेंजेस या बदलाव करते तो शायद उनका पोर्टफोलियो इतना ख़राब रिटर्न नहीं दिखा रहा होता। राइट सर? करेक्ट। सो एवरी रुपीज हार्ड एंड, बहुत मेहनत का पैसा होता है जब वो निवेश करते हैं जी, तो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। मुझे लगता है निवेश के बाद आपका पैसा बनना या नहीं बनना वो एक ही डिफरेंशिएशन होता है, आपके पास रिव्यू पॉलिसी क्या है, प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब जब जीवन में या जीवन की जरूरत में बदलाव आ गया है, मान लीजिए मैं यहाँ से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया, तो आपको रिव्यू डेफिनेटली करना है। वैसे ही अगर कोई निवेश के अमाउंट में बहुत बड़ा बदलाव आया है तो आपको रिव्यू करना बहुत जरूरी बन जाता है। अगर मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अभी 20 लाख करना है तो वापस रिव्यू का बहुत जरूरी बन जाता है। वैसे ही मार्केट में कोई बहुत बड़ा चेंज है या आपके रिस्क प्रोफाइल में कोई बहुत बड़ा चेंज है तो अगेन रिव्यू बनता है। और मुझे लगता है रिस्क प्रोफाइल हर 1 साल में कम से कम चेक करना चाहिए खुद का। ये भी एक रिव्यू का समय बन जाता है। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो भी असेट एलोकेशन डिफाइन किया था और डाइवर्सिफिकेशन के वेटेजेस दिए थे, वो वेटेजेस में अगर कोई बदलाव आ रहा है तो रिव्यू करके उसको चेंज लाना बहुत जरूरी बन जाता है। मान लीजिए मैंने लार्ज कैप में 50% वेटेज रखा था और वो मार्केट बढ़ने की वजह से वो 70% हो गया, तो उसको वापस 60 पे 50 पे लाना बहुत जरूरी बन जाता है।
और साथ में फंड मैनेजर या फंड ऑब्जेक्टिव या कोई रेगुलेशन में चेंजेस आते हैं तो रिव्यू करना बहुत जरूरी बन जाता है। ओके और अगर ये सब नहीं है तो कम से कम हाफ ईयरली रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो पूरे पोर्टफोलियो को हर 6 महीने पे आप कह रहे हैं कि एक बार चेक कर लेना चाहिए मिनिमम? यस। ओके ऑलराइट। और हमने जो बाकी एक्सपर्ट से बात की है वीरेश, उनका कहना है कि रिव्यू करने में और मॉनिटर करने में फ़र्क होता है। आप अपनी स्कीम्स को मॉनिटर करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। सो वो दोनों का फ़र्क अगर आप समझा सके तो। एक होता है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी जी, जिसमें आप उस फंड को पकड़ के चल रहे हैं और कम से कम 2 या 3 साल या 4 साल तक अगर नीचे भी है या ऊपर भी है आप उसको पकड़ कर चल रहे हैं, उसको कहते हैं मॉनिटरिंग विथ अ बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। अच्छा। अगर आपको एक्टिव मैनेजमेंट करना है तो बाय एंड होल्ड का मतलब नहीं रहता। आपको मुझे लगता है हर क्वार्टर में रिव्यू बहुत जरूरी हो जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल प्लानर आपके साथ है उसको खुद क्वार्टरली रिव्यू करना है, हाफ ईयरली रिपोर्टिंग और रिव्यू करना है क्लाइंट्स के साथ। और अगर 2 क्वार्टर में उस फंड के बेंचमार्क जो है उसमें नीचे ज्यादा जा रहा है उस बेंचमार्क से और अगर उस बेंचमार्क से कम ऊपर जा रहा है तो वो चेंज करना बहुत जरूरी बन जाता है मैक्सिमम 1 ईयर में। अच्छा तो बहुत सिंपल है, क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूटर को देखना है, हाफ ईयरली क्लाइंट के साथ रिव्यू करना है और साल के अंदर अंदर वो चेंज कर लेना है फंड अगर सही नहीं जा रहा है तो। ओके और सही नहीं जा रहा है उसका बेंचमार्क है जो फंड का बेंच। अच्छा ओके तो साल के अंदर अगर वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, आप कह रहे हैं फॉर मिनिमम 2 क्वार्टर्स, करेक्ट? करेक्ट। ओके ऑलराइट। तो फिर मिनिमम 2 क्वार्टर्स और मैक्सिमम 4 क्वार्टर्स तक आप देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि स्टिल अंडर परफॉर्मिंग देन चेंज इट। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। चेंज कर ली। ओके और उसका ये भी मतलब है कि 1 साल के बाद है ना आपको एग्जिट लोड भी नहीं लगता तो आपको लेस कॉस्ट में आप निकल सकते हो और थोड़ा सा समय देना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ओके तो यहाँ पर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्या है, बाय एंड होल्ड है या एक्टिव मैनेजमेंट है, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग कि ये इन्वेस्टर के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो किस अप्रोच के साथ इस निवेश को देख रहा है या कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और हम चाहते हैं कि हम आपके भी सवालों के जवाब दें, तो इसके लिए आपको कुछ करना होगा, आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल जब भी भेजते हैं तो अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, वो ज़रूर दीजिए ताकि आपसे हम बात कर सकें, आपके सवाल को और बेहतर तरीके से हम समझ सकें। सवाल कहाँ भेज सकते हैं वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। बस फिलहाल म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।